बेहतरीन से बेहतरीन पोर्टफोलियो प्लानिंग कर ली, लेकिन जैसे जैसे आपने निवेश की जर्नी में आगे बढ़े तो ये मालूम चला कि हमने तो महंगाई के हिसाब से पोर्टफोलियो प्लानिंग की ही नहीं थी, और ये एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट निवेश का मिस कर दिया। और ऐसा आमतौर पर लोगों के साथ होता है। पर महंगाई की जब हम चर्चा करते हैं फिरोज, तो महंगाई को हम कैसे समझें, क्योंकि महंगाई काफी मल्टीपल लेवल्स पर हमें परेशान करती है। स्वाति जी, देखिए महंगाई इतनी इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम है कि महंगाई को फैक्टर इन किया जाए। अगर हम सोचें, इंट्रोस्पेक्ट करें, तो पैसे को जब स्टोर किया जाता है वो आपकी फ्यूचर कंजम्पशन के लिए स्टोर किया जाता है। जब अगर कुछ पैसे स्टोर कर रहे हैं, अगर समझिए कि मैं एक उदाहरण दूं, ये शर्ट मुझे खरीदना हो 2 साल बाद, मैं आज ही खरीद के अलमेरा में रखूं या पैसे 5,000 या 10,000 रुपए शर्ट के 5,000 रुपए में रख देता हूं। अब सोचिए कि 2 साल बाद ये पैसे बढ़ के 5,000 से 7,000 हो गए। तो मैं तो बड़ा खुश हूं कि भाई 5,000 लगाए थे, 7,000 हो गए। अब अगर मैं इस 7,000 रुपए लेके जाऊं 2 साल बाद दुकानदार के पास और बोलूं कि मुझे शर्ट दे दो, अगर वो शर्ट अब 8,000 का हो गया हो, तो मुझे तो शर्ट नहीं मिल पाया। तो इसीलिए पैसे की बढ़त शर्ट की प्राइस की बढ़त से ज्यादा होनी चाहिए, वरना आपकी ऑप्टिकली तो यूर इंक्रीजिंग वैल्यू, बट आपकी जो परचेजिंग पावर है वो पैसे की जो स्टोर कर रखे हैं वो कम हो रही है। तो इसीलिए महंगाई को मात देना सबसे महत्वपूर्ण चीज है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। वरना तो आज ही खर्च कर दें बेहतर है। मैं शर्ट खरीद के अलमेरा में रख लूं वो बेहतर है, क्योंकि शर्ट मिल तो गई। सो दैट्स व्हाई महंगाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब महंगाई में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो गवर्नमेंट आरबीआई पब्लिश करती है, वो महंगाई जो है ना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट नहीं होती, क्योंकि जो एचएनआई की इन्फ्लेशन है या कोई भी मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो जो पैसा खर्च करते हैं वो सीपीआई के मुताबिक नहीं करते। सीपीआई मानता है कि भाई 60% पैसा आपका किराने की दुकान पे और पेट्रोल और डीजल पे खर्च होने वाला है, ट्रांसपोर्ट पे। ज्यादातर मेट्रो में रहने वाले कोई भी अपनी आधी से ज्यादा सैलरी खर्च उस पे नहीं करते। सो आपकी खुद की महंगाई, जैसे मेडिकल इन्फ्लेशन 10-11% है इंडिया में, एजुकेशन इन्फ्लेशन 9.5% की है। तो जहां आपका गोल है उसकी महंगाई को भी परखना एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। उसके बगैर आप अपने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाएंगे स्वाति जी। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू हैव टू बी वेरी चौकन्ना जब महंगाई की बात आती है। हम एक इन्फ्लेशन का अपने पोर्टफोलियो पर कैसे इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि इस उदाहरण से कई लोगों को शायद मालूम चल जाए कि जो उन्होंने एक आइडियल अमाउंट रखा था, मानिए अपने रिटायरमेंट के लिए, कोई 30 साल का कोई व्यक्ति है, उसने सोचा कि मैं 30 साल के बाद रिटायर हो जाऊं और रिटायरमेंट पे मुझे लगभग 2 करोड़ रुपए चाहिए। ये सोच के कि 2 करोड़ रुपए तो बहुत रकम होती है, लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं फैक्टर इन किया कि 2 करोड़ रुपए की कीमत होगी क्या 30 साल के बाद। तो इसको जरा उदाहरण से समझाइए कि महंगाई जब यहाँ पर जुड़ जाती है तो इस 2 करोड़ की वैल्यू रह क्या जाती है 30 साल के बाद। सही कहा स्वाति जी। हम सब प्रचार करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, कंपाउंडिंग का फायदा होता है। वैसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इन्फ्लेशन भी कंपाउंड हो जाता है। तो जो दुश्मन है पैसे का या बढ़त का, वो भी तो कंपाउंड हो रहा है। तो इसीलिए आपको ऐसा पोर्टफोलियो डिजाइन करना है जो मात दे पाए ना। आपकी जो प्रश्न है कि क्या आंकड़े निकलते हैं, 2 करोड़ रुपए में अगर इन्फ्लेशन की फैक्टरिंग ना करें और 12% की ग्रोथ देखें, तो पैसे बढ़ के आपको 6,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी पर मंथ 2 करोड़ हासिल करने में, अगर महंगाई को फैक्टर इन ना करें। अगर महंगाई को फैक्टर इन करें, ऐसी भी बड़ी बड़ी इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे एजुकेशन इन्फ्लेशन तो ज्यादा है। बेसिक इन्फ्लेशन जो इंडिया की लास्ट 10 ईयर की एवरेज इन्फ्लेशन रही है 6.4 6.5 रही है, तो 6% भी अगर मैं मानूं, तो आपको वो 2 करोड़ रुपए के जगह 11.5 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, जो उतने पैसे की जरूरत पड़ेगी जो आप आज 2 करोड़ से जो भी खरीद पा रहे हैं, वो सेम चीजें खरीदने के लिए उतनी मात्रा में ही, जैसे आप वो ग्रोसरी का एग्जांपल दे रही थी, 11.5 करोड़ रुपए लगने वाले। अब 11.5 करोड़ इकट्ठा करना और 2 करोड़ इकट्ठा करने के लिए एसआईपी की मात्रा बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। 6,000 से काम चल जाएगा अगर महंगाई को हम भूल ही जाएं और महंगाई जीरो हो जाए, जैसे जापान में थी अर्जों तक। अब इंडिया तो ऐसा है नहीं, हाई इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है, तो 33,000 एसआईपी की जरूरत पड़ेगी आपको वही 11.5 इकट्ठा करने के लिए। तो 11.5 के अमाउंट पे तो बड़ा इंसान खुश होता है कि भाई 11.5 करोड़ में तो आराम से रिटायर हो जाऊंगा, बट वो 11.5 करोड़ की कीमत सिर्फ आज के 2 करोड़ जितनी होगी। वो स्ट्रैटेजीज क्या हो जिससे कि महंगाई को मात दी जाए। हम हमेशा कहते हैं कि अपने लक्ष्य आधारित निवेश कीजिए, हमेशा गोल पर आपकी नजर रहनी चाहिए। तो
गोल बेस्ड स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाई जाए जिससे कि महंगाई को मात देने में आसानी हो? स्वाति जी देखिए, 4 एसेट्स हैं जिसने व्हिच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। 2 ग्रोथ एसेट्स हैं, रियल एस्टेट और इक्विटीज ग्रोथ एसेट मानी जाएंगी, गोल्ड एंड डेट प्रोटेक्शन एसेट मानी जाएंगी। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है इन्वेस्टर के माध्यम से। अब अगर आपको महंगाई को मात देना है तो इक्विटीज एंड रियल एस्टेट का सहारा लेना पड़ेगा। अब रियल एस्टेट के खुद के इतने डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि अमाउंट ज्यादा होती हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एस्ट्रोनॉमिकल होती है, तो इक्विटी एक मात्र जरिया हो जाता है जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जरूर दे सकता है। अब इक्विटी में इन्वेस्ट करने में लोगों को दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि वो उतार चढ़ाव दिखाता है, बट लंबी अवधि में हमेशा अच्छा रिटर्न देता ही देता है अगर आप सही व्हीकल से इक्विटी में पार्टिसिपेट करें, ना कि 4 स्टॉक खरीद के ये प्रार्थना करें कि 15-20% की रिटर्न आ जाएगी, 2 स्टॉक अगर आधे हो गए तो लोगों का तजुर्बा इक्विटी से खराब होता है। लास्ट 22 सालों में इक्विटी ने सिर्फ 4 कैलेंडर ईयर्स में नेगेटिव रिटर्न दी। बट कोई भी रिटेल निवेशक से बात करो तो उनकी जो इक्विटी की परसेप्शन है वो रिस्क कई ज्यादा उनके मन में है। बट अगर 22 साल में सिर्फ 4 ऐसे कैलेंडर ईयर हैं जहां नेगेटिव रिटर्न आई है, तो हमें ये प्रचार करना चाहिए। और इक्विटी एक बहुत बेहतरीन इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट तो है ही, पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर समझो किसी के पास छोटी अवधि का है जैसे 3 साल, तो 20 लाख की बेंचमार्क और पासिंग मार्क हो जाएगी 23 लाख की। तो आपको 3 साल में 23 लाख को तो बीट करना ही करना है ताकि महंगाई को मात दे पाए। तो ये करने के लिए अगर आप 30 इक्विटी और 70 डेट भी करते हैं तो मेरे हिसाब से ये 23 लाख को आप पासिंग मार्क को पार कर जाएंगे। अगर आपके पास 5 साल हैं, जैसे मैं कह रहा था कि इन्फ्लेशन भी कंपाउंड होती है, तो आपको अब 67 लाख पासिंग मार्क चाहिए होगी 50 लाख पे, ना कि 20 लाख के 23 नहीं, 50 के 67 चाहिए होगी। तो उसके लिए आपको 70-30, 70 फेवरिंग इक्विटी की पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी। अब आप देखिए उदाहरण जो 15 साल वाला है, ये क्लियरली दर्शाता है कि कैसे इन्फ्लेशन भी कंपाउंड होती है। अगर 1 करोड़ रुपए की अमाउंट की जरूरत थी तो अब पासिंग मार्क 1 करोड़ नहीं है, 2.39 करोड़ की है। तो आपको 80-20 की स्ट्रेटजी लगेगी, 80 इक्विटी 20 डेट। ये मैं मानता हूं कि बाकी अदर एसेट्स तो इंडियंस तो बड़ा प्रेम है फिजिकल एसेट से, वो तो ऑलरेडी एक्सपोजर ले ही लेते हैं। इंडिया में 51% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स इज इन फिजिकल एसेट्स। तो उसको मैं छोड़ के ये 2 की प्रोपोर्शंस बता रहा हूं। तो ये पासिंग मार्क अगर आपको पार करना है तो ये एलोकेशन फ्रॉम एन एसेट एलोकेशन स्टैंड पॉइंट वुड बी रेलेवेंट। फिरोज, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ही अलग अलग लेवल्स का डाइवर्सिफिकेशन होना इंपॉर्टेंट है और इसमें मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद इन स्कीम्स, विद इन मार्केट कैप्स, आपकी नजर में वो डाइवर्सिफिकेशन कैसा हो सो दैट बेस्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज भी मिले और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न का भी फायदा हो? स्वाति जी देखिए, 2018 के बाद सेबी ने हम सब इन्वेस्टर्स की एज एन इन्वेस्टर, एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर सबकी लाइफ थोड़ी सिंपल की और एक स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन लाए लार्ज कैप की क्या मायने होती है। वरना हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हर म्यूचुअल फंड कंपनी की लार्ज कैप की डेफिनेशन अलग अलग थी। तो अब जो कंट्री की जो टॉप 100 कंपनीज हैं मार्केट कैप, फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से, उनको लार्ज कैप करार दिया गया। जो अगली 150 कंपनियां उनको मिड कैप करार दिया गया। उसके बाद जो भी बचती हैं उन सबको स्मॉल कैप का नाम दिया गया। आज 3000 करोड़ से ऊपर और आपके पास ऑलमोस्ट 400 कंपनियां हैं। 5 साल पहले सिर्फ 200 कंपनियां थी। तो इंडियन मार्केट्स की, कैपिटल मार्केट्स की डेप्थ ऑफ अच्छी रीजनेबल साइज कंपनीज की भी काफी बड़ी है। तो स्मॉल कैप का नाम 5 साल पहले भी स्मॉल कैप था, आज भी स्मॉल कैप है। बट 5 साल पहले स्मॉल कैप की सबसे बड़ी कंपनी 8000 करोड़ की थी, मार्केट कैप की आज 16000 करोड़ की है, बट नाम वही का वही। सो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको बराबर से एलोकेशन करना है। लार्ज कैप में 50-55%, मिड कैप में मेरे हिसाब से अगले 1-2 साल के लिए 150 कंपनियां जो हैं उसमें एलोकेशन थोड़ा कम रखना चाहिए, 15-20% रखना चाहिए। स्मॉल कैप में अप टू 25% रख सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस स्मॉल कैप का खराब रहा है, इसलिए फ्यूचर मेरे को ज्यादा ब्राइट लगता है। दैट्स द मार्केट कैप एलोकेशन। सेकंड, काफी सारे रिटेल निवेशक जब हमें भी क्वेरीज भेजते हैं तो काफी सारे फंड्स खरीदते हैं, काफी सारी कैटेगरीज खरीदते हैं जो इररेलेवेंट है। हाइब्रिड मेरे हिसाब से इररेलेवेंट है, सेक्टर फंड्स इररेलेवेंट है, थीमेटिक स्कीम्स इररेलेवेंट है। 8 इंपॉर्टेंट मैथमेटिकली डिराइव्ड एट कैटेगरीज आर लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड, मल्टी कैप, स्मॉल कैप और कॉन्ट्रा। इस कैटेगरीज के फंड्स पे तवज्जो ज्यादा देनी है। ये 8 कैटेगरी में भी अगर इंसान रहे तो उनकी रिस्क सीमित रहेगी और मैनेजमेंट की जरूरत काफी हाफ हो जाएगी अगर वो सेक्टर फंड्स नहीं खरीदते तो। फिरोज, हमने इक्विटी की बात की, डेट की हमने चर्चा की है, स्कीम्स की भी बात की है।
जो बाकी एसेट क्लास है, जैसे हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, उसमें लोगों का मानना है कि उसमें भी मतलब वो ट्रेडिशनली काफ़ी ज़्यादा लोगों की पसंद रहा है इन्वेस्ट करने का। पर जब महंगाई को मात देने की बात आती है तो रियल एस्टेट कहाँ स्टैंड करता है? देखो, महंगाई को मात देने के लिए रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा एसेट क्लास है। हाँ, पूरी इंडिया ही रियल एस्टेट है। कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, लैंड है। हम सब रियल एस्टेट में बैठे हैं। तो रियल एस्टेट की जो बर्ताव है, वो अलग-अलग कैटेगरीज में बहुत डिस्टिंक्टली डिफरेंट है। अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें, तो हमने एक रियल एस्टेट एग्जिट डिपार्टमेंट चालू किया था 2-3 साल पहले। लास्ट ईयर हमने 47 प्रॉपर्टीज क्लाइंटों की बिकवाई। तो उसमें जो एवरेज होल्डिंग पीरियड आई, ये सब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज अपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ इन डिफरेंट सिटीज। 13.68 इयर्स की होल्डिंग पीरियड थी। 58 करोड़ डाले थे, निकल के आए 125 करोड़। रिटर्न अगर पर एनम, जो रियल एस्टेट में कोई भी कैलकुलेट नहीं करता है, अगर पर एनम कंपाउंडेड रिटर्न इस 47 प्रॉपर्टीज की कंप्यूट करूं बिफोर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो 6.99% आई। और अगर ये निफ्टी में उसी दिन, रजिस्ट्री के दिन, अगर निफ्टी में इन्वेस्ट होते, खाली ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चेक करें, तो ये जो 125 करोड़ की प्रॉपर्टी एग्जिट हुई, वो 206 करोड़ होती। और निफ्टी की रिटर्न उसी दिन से 11.86 है इस 47 प्रॉपर्टी से। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू गेट टू, स्वाति, इज रियल एस्टेट एक वेरी डाइवर्स एसेट क्लास है। लैंड में लोगों के पैसे बने हैं, अपार्टमेंटों में लोगों के पैसे नहीं बने, अनलेस वो बुकिंग के पहले, ओसी के पहले, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के पहले बिल्डर को पैसा देके प्रॉपर्टी खरीदें, जिसमें बिल्डर की भी रिस्क आ जाती है, तो वो रियल एस्टेट रिस्क नहीं कहलाएगी। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप लैंड खरीदते हैं तो आप इन्फ्लेशन बीट कर सकते हैं। अगर आप अपार्टमेंट खरीद के ये मान रहे हैं कि हैंडसमली आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, डेटा ये नहीं कहता। बट इंडियंस की आदत है कि वो रियल एस्टेट को कितने गुना में, उसमें मेजर करते हैं कि मेरे पैसे 4 गुना हो गए, 3 गुना हो गए, 10 गुना हो गए। सबसे बड़ा से बड़ा एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई भी पर एनम कंपाउंडेड रिटर्न रियल एस्टेट पे अनफॉर्चुनेटली कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए उनको समझ नहीं है कि कितनी रिटर्न बनी है पर एनम। आप अपने खुद के एक्स्ट्रा होम्स की कंपाउंडेड रिटर्न करेंगे तो ये 7-8% से ज्यादा आने की संभावना रेसिडेंशियल 10 ईयर्स की होल्डिंग पीरियड पे नहीं आ रही है।